अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी शादी थी और मेरी भाभी ने मेरे पर बद किरदार होने का इल्ज़ाम लगाया, जिससे बारात उसी वक़्त वापस चली गई। भाई ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं मस्जिद के बाहर अल्लाह से रो-रो कर फ़रियाद कर रही थी कि मुझे इंसाफ़ चाहिए। अचानक मौलवी साहब आए और मुझे बेटी बनाकर अपने घर ले गए। मगर जो ही मैंने अंदर कदम रखा तो अल्लाह की कुदरत देखकर मेरी आँखें फट पड़ी। तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। ये जुमला सुनते ही मैंने सर उठाकर भाभी की तरफ देखा। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने हैरत से भाभी की तरफ देखते हुए पूछा। कहाँ वो मुझे जल्द से जल्द ब्याह कर इस घर से रुखसत करना चाहती थी और कहाँ मुझे खुद ही इस रिश्ते से इनकार करने के लिए कह रही थी। क्यों नहीं हो सकता? मैंने ऐसे भी कौन सी नामुमकिन बात कह दी है जो हो नहीं सकता? भाभी आगे से नखरे से मुझे बोलने लगी। भाभी इतना अच्छा रिश्ता है, भाई क्या बोलेंगे? उनकी पसंद से आया है ये रिश्ता। मैंने भाभी से कहा। कुछ नहीं सोचेंगे तुम्हारे भाई और ना ही उन्हें मैं कुछ सोचने दूंगी। बस तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। वैसे भी अभी तुमने ही कहा है ना कि रिश्ता भाई की पसंद का है। कहते हैं ना अपने भाई को कि तुम्हें रिश्ता पसंद नहीं है। भाभी ने लापरवाही अंदाज से कहा। मैंने कहा नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। भाभी कहने लगी, तुम्हें ऐसा करना ही होगा। क्या तुम्हें अब्दुल्ला पसंद नहीं है? भाभी ने मेरी दुखती रग पर हाथ रख के बोला। मैंने भी उस लम्हे को बहुत कोसा जब मैंने भाभी को बेसाख्ता बताया था। अभी चंद महीने पहले की बात थी कि मैं अपनी एक सहेली के यहाँ गई थी। उसके यहाँ मिलाद था। यूँ तो मैं किसी के घर आती जाती नहीं थी, मगर उन लोगों ने मुझे मिलाद में इतनी चाहत से बुलाया कि मैं इनकार नहीं कर पाई थी। भाभी भी उस रोज़ मेरे साथ ही थी। हम दोनों मुकर्ररा वक़्त पर उनके घर पहुँच चुके थे। वो लोग हमारे मोहल्ले में नए शिफ्ट हो गए थे। 2 बहन-भाई थे और एक उनके वालिद साहब। मैं सिर्फ़ लड़की से ही वाकिफ़ थी। अनाया एक अच्छी और पर्देदार लड़की थी। उसके दिल में छोटे-बड़े की बहुत तमीज़ थी। उसने मिलाद मिलाद वाले दिन पूरे मोहल्ले को बुला के रखा था। पूरे मोहल्ले की ख़वातीन वहाँ जमा थी। नात ख़ाने की खूबसूरत महफ़िल सजाई गई थी। उसके बाद कुरान ख़्वानी भी हुई थी। उस महफ़िल में मौजूद हर इंसान का मफ़हूज़ ज़्यादा ईमानदेह हो गया था। अनाया खुद एक आलिमा थी। उसने हिफ्ज़ कुरान के साथ-साथ आलिमा का भी कोर्स किया हुआ था। उसने एक ईमान अफ़रोज़ दर्स भी दिया था। उसके बाद आखिरी दुआ हुई, जो कि दूसरे कमरे में मर्दों के साथ माइक में हुई थी। उसने जो ही दुआ शुरू की तो मैं उसकी आवाज़ के सहर में ही डूब गई थी। इतनी मीठी और सुकूनदेह आवाज़ जिसे मैं लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर पाऊँगी। उसके बोलने का लहजा, उसका वो अंदाज़ मुझे उसके असीर कर गया। मैं ना चाहते ही उसकी आवाज़ का शिकार हो गई थी। घर आने के बाद भी मैं उसकी आवाज़ के सहर में खो गई थी। रूबी, कहाँ खोई हुई हो? मैं तुम्हें कब से पूछ रही हूँ, तुम्हें होश भी नहीं है? मैं भाभी के पास बैठी थी, लेकिन मेरा ध्यान भाभी पर बिल्कुल नहीं था। भाभी की आवाज़ सुनकर मैं चौंक कर बोली, नहीं भाभी, आप बताएं आप क्या कह रही हैं? मैं भाभी की तरफ मुतवज्जो हुई। मैं तो बस साथ के स्कूल की बात कर रही हूँ। तुम बताओ क्या माजरा है? मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से देख रही हूँ। तुम ना जाने कौन से ख्यालों में खोई रहती हो। कोई बात हुई है क्या? भाभी ने मुझसे पूछा। नहीं भाभी, कोई बात नहीं हुई। मैं तो बस वैसे ही मैंने टालना चाहा था। देखो रूबी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन की जैसी हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा से ही तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा है। मेरे लिए तुम मेरी सगी बहन जैसी हो। अगर कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है या जिससे तुम उलझन का शिकार हो, तो तुम मुझसे बिला झिझक अपनी कोई भी बात शेयर कर सकती हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। भाभी मेरे करीब होते हुए मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली थी। जी भाभी, क्यों नहीं, ज़रूर ऐसा ही होगा। आप मेरे लिए मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। कोई भी बात हुई मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मैंने भाभी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उन्हें ईमान बख्शा था। फिर हम दोनों उठकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। चंद दिन मज़ीद ऐसे ही गुज़र गए। मैं उसके बाद भी 2-3 मर्तबा अनाया के घर गई थी, ताकि वो मीठी और सुकून भरी आवाज़ फिर से सुन सकूं, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं हुआ था।
मुझे हर वक्त ही मायूसी हुई थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत पर काफ़ी असर पड़ा था। मेरी तबीयत पर हर वक्त कैफियत सी छाई रहती थी और मूड भी कुछ अच्छा ना होता था। न जाने कैसे मैं एक ही मर्तबा में उसकी आवाज़ की आदी हो गई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे मैं सारी ज़िंदगी बस उसी आवाज़ को ही सुनती रहूँ। उस आवाज़ के मालिक का नाम अब्दुल्ला था। वो भी हाफ़िज़ कुरान और आलिम था। मेरे दिल में उसके लिए अहमियत और भी बढ़ गई थी। वो मुझे और भी अच्छा लगने लगा था। मुझे शायद उससे मोहब्बत हो गई थी। और ये मोहब्बत मुझे उससे देखकर नहीं हुई थी, बल्कि उसकी आवाज़ सुनकर हुई थी और उसकी अच्छी सिफ़ात की वजह से हुई थी। मैं ज़्यादा दिनों तक उसकी मोहब्बत को छुपा कर ना रख पाई थी। उसकी मोहब्बत मेरी आँखों में दिखाई देने लगी थी। मेरी बातों में खुद ब खुद उसका ज़िक्र होने लगा था। भाभी की तवज्जो एक दफ़ा फिर से मेरी तरफ हो गई थी। रूबी, मैं कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही हूँ। दूध उबल-उबल के बह गया। कहाँ है तुम्हारा ध्यान? क्या होता जा रहा है तुम्हें रोज़-बरोज़? मुझे तो तुम बिल्कुल नफ़सियाती लगने लगी हो। मैं दूध उबालने के लिए किचन में आई थी। दूध रख कर मैं अब्दुल्ला के ख़्यालों में खो गई थी। मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मैंने दूध चूल्हे पे चढ़ाया था। भाभी ने मुझे झिझोड़ते हुए ख़्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। भाभी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। कुछ सोचते हुए मैंने भाभी को मुख़ातिब किया। मुझे लगा कि अब वक़्त आ गया है कि भाभी को सब कुछ बता दिया जाए। इसीलिए मैंने भाभी को मुख़ातिब किया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होने जा रही है। कोई अपनी होती तो शायद पर्दा भी रख लेती, लेकिन मेरी भाभी तो भाई की पसंद की थी और बाहर से लाई गई थी। मेरे तो ज़हन-ओ-गुमान में भी नहीं था कि जो बात मैं अपनी भाभी को हमदर्द और हमराज़ समझ के बता रही हूँ, भाभी मेरी इस बात को दबा लेगी और उसे मेरी कमज़ोरी बनाकर मेरे ही खिलाफ़ इस्तेमाल करेगी। हाँ, हाँ, बोलो रूबी, क्या बात है? सब ठीक है ना? भाभी शायद इसी इंतज़ार में थी, वो फ़ौरन से मुझे लेकर बाहर सोफ़े पे आकर बैठ गई और मुझसे पूछने लगी। मैंने कहा, भाभी आप मुझसे वादा करें कि आप भाई को कुछ नहीं बताएँगी। जब भरोसा ही नहीं है, तो मत बताओ मुझे कुछ भी। भाभी ने इतने रूठेपन से कहा और फिर उठकर जाने लगी कि मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा आप पर ही है, मैंने भाभी से कहा। तो भाभी थोड़े नखरे दिखाते वापस बैठ गई। अरे पगली, मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा है और बहनें भी कभी अपनी बहन का राज़ अफ़शा करती हैं। जो भी बात है तुम मुझे खुल के बता सकती हो। भाभी ने मुझसे कहा तो मेरी हिम्मत मज़ीद बढ़ गई। भाभी, दरअसल बात ये है कि मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। मैंने सर झुकाते एतराफ़ किया। क्या? भाभी मुझे देखकर हैरत वाले अंदाज़ में बोली, क्योंकि उन्हें मेरे साथ रहकर 6 साल हो चुके थे। मैंने इस दौरान कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की थी और ना ही मेरे अंदर बाकी चालाक लड़कियों जैसी कोई तेज़ तरारी थी। मैं एक शरीफ और सुलझी हुई लड़की थी, जिसके मुँह से मोहब्बत का एतराफ़ सुनकर भाभी हैरान हो गई थी। जी भाभी, ये सच है, मैंने कहते हुए झुकी गर्दन को मज़ीद झुका लिया। कौन है वो? भाभी ने पूछा। वो बहुत मोहब्बत से पूछ रही थी मुझे, वो मेरी खैरख़्वाह ही लगी थी। अनाया का भाई अब्दुल्ला, वो जिसने उस दिन अनाया के घर दुआ की थी, मैंने बताया। तुमने कहाँ देखा उसे? तुम उससे मिली हो क्या? उसे पता है इस बारे में? और अनाया, क्या वो इस बारे में जानती है? भाभी ने अगला सवाल पूछा। नहीं भाभी, अनाया को इस बारे में नहीं पता और ना ही उसके भाई को पता है। मैंने आज तक कभी उसके भाई को देखा ही नहीं और ना ही कभी उससे मिली। मैंने बताया तो भाई खोजती हुई नज़रों से मुझे देखने लगी। तो फिर तुम्हें उससे मोहब्बत कैसे हो गई? भाभी ने पूछा। उसकी आवाज़ से भाभी, मैंने हल्की सी आवाज़ में कहा। तुम सच में पागल हो रुबीना, भाभी ने हंसते हुए कहा था। फिर भाभी मुझे कहने लगी, उनके घर जाते हैं और इस बारे में अनाया से बात करते हैं। भाभी की बात सुनकर मैंने झट से इनकार कर दिया और कहा, अभी नहीं भाभी। भाभी की बहुत कोशिश थी उनके घर जाने के लिए, लेकिन मेरी वजह से वो ना जा सकी। लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन उनके घर जाने की फरमाइश ज़रूर करती थी और फिर एक दिन वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ तैयार करके उनके घर गई। हम दोनों अनाया के घर गए तो दरवाज़ा बजाया, वहाँ से एक अजनबी औरत निकली और उससे पूछा तो पता चला कि उसे आए यहाँ सिर्फ 1 हफ्ता हुआ। फिर भाभी मुझे लेकर उस मकान के मालिक के घर गए ताकि उनसे कुछ पता चल सके। उनसे पूछने पर यही मालूम हुआ कि वो लोग यहाँ सिर्फ 1 महीने के लिए आए थे,
क्योंकि उनके घर में तामीर और मरम्मत का काम हो रहा था। वो जैसे ही मुकम्मल हुआ तो अनाया लोग वापस चले गए। मेरा दिल बहुत बोझल हो चुका था। मैं घर आकर कमरे में बंद हो गई थी। मुझे उनका यूं चले जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं बहुत बेचैन रहने लगी थी। मुझे किसी तौर करार नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ मुझसे खो गई है और जिसके वापस करने के 1% भी चांस नहीं है। मेरी हालात खराब रहने लगी थी। किताबे इश्क में इस हालत को मोहब्बत का रोग कहा जाता था। मुझे भी मोहब्बत का रोग लग गया था और सबसे ज़्यादा अफ़सोस मुझे खुद पर होता था कि मैं उनसे कुछ कह क्यों नहीं सकी। अगर मैं उनमें से किसी एक को भी बता देती तो शायद उनके वापस आने के 1% तो चांस होते, लेकिन मेरी कमअक्ली की वजह से मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया था। भारवी बज़ाहिर तो मुझसे हमदर्दी करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो मेरी हालत देखकर बहुत खुश हो रही थी। उन लोगों को गए 2 महीने होने वाले थे। मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दी थी। इसके अलावा तहज्जुद भी पढ़ती थी। खुद को मसरूफ़ रखने के लिए मैंने कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कर दिया और उसके साथ-साथ मेरे दिल में जज़्बा उभरा कि मुझे कुरान हिफ्ज़ कर लेना चाहिए। मैंने उसकी छोटी-छोटी सूरतें याद करनी शुरू कर दी। आहिस्ता-आहिस्ता मेरे दिल को सुकून आता गया। रूबी, ओ रूबी, रूबी ना जल्दी से बाहर आ जाओ। उस रोज़ हस्बे मामूल मैं कुरान पाक पढ़ रही थी कि तभी मुझे भाई की आवाज़ सुनाई दी, जो ऊंची आवाज़ से मुझे पुकार रहे थे। या अल्लाह खैर, मैंने कहा और फिर कुरान पाक बंद करते ही अलमारी में रख दिया। जैसे ही मुड़ी तो मेरा दुपट्टा बेड के किनारे के साथ उलझ कर उतर गया। अभी कुछ देर पहले ही मैंने शावर लिया था। मेरे बाल खुले थे और मेरी पुश्त पर गिरे थे। भाई की मुसलसल गरजदार आवाज़ सुनकर मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकली थी। जी भाई, आपने मुझे बुलाया? मैं बाहर आई थी। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? और ये क्या तुम हर वक्त कमरे में घुसी क्या करती रहती हो? भाई ने मुझे देखते ही पूछा। ओ भाई, जल्दी में दुपट्टा अंदर रह गया। अभी मैं कुछ और कहती कि भाई ने मेरी बात बीच में ही काट दी। देखो रूबी, अम्मा अब्बा के बाद से तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है। कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे मैं कुछ गलत करने पर मजबूर हो जाऊं। भाई का लहजा बहुत ज्यादा सख्त था। मैंने आज से पहले इतना सख्त रवैया कभी नहीं देखा था। मैंने भाई की तलाश में निगाहें दौड़ाई तो वो कहीं भी मुझे नजर नहीं आई। शायद वो साथ को ट्यूशन से लेने गई थी। तुम समझ रही हो ना कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? भाई ने मुझे चुप देखकर फिर से वही कहा। जी भाई, आप बेफिक्र रहें, मैं ऐसे वैसे कोई काम नहीं करूंगी, मैंने धीमे लहजे में कहा। भाई कहने लगे, शाबाश, मुझे तो तुमसे यही उम्मीद थी और आगे भी यही उम्मीद रहेगी। भाई ने नर्म लहजे में कहा और आकर मेरे सर पर अपना हाथ रखा था। मैंने शुक्र का सांस लिया और भाई कहने लगे, जाओ बाल समेटो और मुझे मेरे लिए चाय बना कर लेकर आओ। सर में बहुत दर्द हो रहा है और हाँ, बाहर आकर सबके साथ बैठा करो। कमरे में हर वक्त बंद रहना सही नहीं है। भाई न जाने क्या कहना चाहते थे, लेकिन मैंने सर इस बात पे हिला दिया और कमरे में आ गई ताकि बाल बांध कर दुपट्टा ले सकूं। शुक्र था कि भाई का गुस्सा जल्दी उतर गया, वरना मेरे भाई का गुस्सा बहुत सख्त था। कभी कभी तो उनका गुस्सा इस कदर हो जाता था कि उन्हें होश ही ना रहता था कि वो क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे। जब तक मैंने चाय बनाई, भाभी भी वापस आ गई। मैंने मौका देखकर भाभी को कुछ देर पहले होने वाले वाक़या के बारे में सब बता दिया। भाभी ने शदीद हैरत का इज़हार किया और कहने लगी, कहीं तुम्हारे भाई को अब्दुल्ला के बारे में पता तो नहीं चल गया? भाभी ने सरगोशी की थी, जिससे मेरे चेहरे के सारे रंग भद्द से उड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है भाभी? भाभी, मेरे और आपके अलावा किसी को इस बारे में इल्म ही नहीं है, मैंने परेशानी से कहा। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो। अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो तुम्हारे भाई मुझसे ज़रूर ज़िक्र करेंगे, तब मैं संभाल लूँगी। भाभी ने मुझे तसल्ली देते हुए मुतमईन किया। फिर यूं ही काफ़ी दिन गुजर गए। ना भाभी ने कोई बात की और ना भाई ने। मगर भाई अब ज़्यादातर गुस्से में रहने लगे थे, जिस पर भाभी भी मेरे पास बार बार आने लगी थी और कहती, रूबी, ये तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ है? तुम्हारी वजह से घर का सारा माहौल डिस्टर्ब होकर रह गया। तुमने भी अगर कोई ऐसा वैसा काम किया तो बता दो मुझे। तुम्हारे भाई हर वक्त गुस्से में रहने लगे। कोई तो बात हुई है जो उन्हें इस कदर गुस्सा आता है। वो पागल तो नहीं है जो बिला वजह यूं घर का माहौल खराब कर दे? प्लीज, अगर कोई बात है तो मुझे बता दो।
अब यूँ चिंगारी के बगैर धुआं तो नहीं उठता ना। भाभी की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं जानती थी कि भाई गुस्से में होने की वजह से मिसबिहेव कर देते हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि भाभी मुझ पर शक करती और मुझसे आकर ऐसे सवाल करती। भाभी, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई का रवैया तो मेरी ही समझ से बाहर है। मैं नहीं जानती थी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मेरा इसमें ऐसा कोई कसूर नहीं है। मैंने भाभी से कहा, ना चाहते हुए मेरा रवैया इतना तल्ख हो गया थे। भाभी भी पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। फिर अक्सर ऐसे ही होने लगा। मेरी और भाभी की आपस में मुँहमारी होने लगी थी। पहल हमेशा भाभी की तरफ से होती थी। मैं हर वक्त कोशिश करती थी कि सब कुछ नॉर्मल रहे, कोई बदमज़गी ना हो। लेकिन भाभी जानबूझकर ऐसी कोई ना कोई बात कर देती थी जिससे मैं ना चाहते हुए उनसे बदतमीज़ी कर देती थी। मैं सख्त परेशान रहने लगी थी। दूसरी तरफ भाभी ने भाई से कहना शुरू कर दिया कि अब इसकी शादी की उम्र हो गई है, अब इसे ब्याह कर इसके घर रुखसत कर दो। भाई ने भाभी की बात से इत्तेफाक किया था। वैसे भी वो आजकल हर बात भाभी की ही सुनने लगे थे। मैं अपनी लाख सफाइयाँ भी दे देती, लेकिन मैं उन्हें गलत ही लगती। और भाभी मासूम। तैयबा, आज शाम कुछ मेहमान आने लगे हैं। भाई ने भाभी से बोला, तुम चाय का अच्छा से इंतजाम करना, मैं भी जल्दी वापस आ जाऊंगा। हम सुबह नाश्ते की मेज पर नाश्ता कर रहे थे जब भाई ने भाभी को मुखातिब करके बोला, कोई खास मेहमान है क्या? भाभी ने पूछा, और साथ ही साथ भाई के चेहरे के तासुरात भी जम गए थे, जो आजकल पल ही पल में बदल रहे थे। भाई बोले, जब आएंगे तो आप सबको पता चल जाएगा, ठीक है? फिलहाल इंतजाम अच्छे से होने चाहिए, और तुम अपना मुंह सुधार के रखना। भाई ने भाभी से कहते हुए मुझसे मुखातिब हुए और फिर 2000 मेरी तरफ बढ़ाए और कहा, कुछ ले लेना। शाम को मेहमान आए तो भाई ने उनके सामने आने के लिए मना कर दिया। कुछ देर बाद भाभी मुझे लेने आई। तब मुझे ये बात मालूम हुई कि वो मेहमान किसी खास मकसद के लिए आए थे, और उनका खास मकसद मेरा रिश्ता था। वो मेरा रिश्ता लेकर आए थे। भाई भाभी ने मुझे ले जाकर उनके दरमियान बिठा दिया था। वो ख़वातीन काफ़ी अच्छी थी और मुझसे मोहब्बत से मिली थी। वो लोग भाई और भाभी को अपने घर आने की दावत दे गए थे। मैं उन्हें काफ़ी पसंद आई थी। मुझे उस लम्हे अब्दुल्ला की बहुत याद आई थी कि काश ये उसकी फैमिली होती और ये लोग उसके लिए मेरे रिश्ता लेकर आए होते। मैंने एक सर्द आह भरते हुए खुद को एक धारे पे छोड़ दिया, ये सोच के साथ कि अल्लाह जो भी करेंगे इंशाल्लाह अच्छा और बेहतर ही करेंगे। उस रोज़ भाई और भाभी वलीद के घर गए थे। मैं घर पर अकेली थी। मेरा दिल नहीं लग रहा था। मुझे बार बार अब्दुल्ला के ख्याल आ रहे थे। तभी मैंने उसके ख्यालात से बचने के लिए वुज़ू किया और कुरान पाक लेकर बैठ गई। तिलावत से मुझे काफ़ी सुकून मिला था। जब तक मैं फ्री हुई तब तक भाई और भाभी दोनों वापस आ गए। वो दोनों मेरे कमरे में आए। रूबी, वो लोग बहुत अच्छे और कदर करने वाले हैं, भाई एकदम से बोले। मैं कब से ऐसे ही रिश्ते की तलाश में था, और तुम्हारे नसीब देखो, आखिर मुझे मेरा मन चाहा रिश्ता मिल ही गया तुम्हारे लिए। तुम वहाँ पर बहुत खुश रहोगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा रिश्ता है, काफ़ी अमीर लोग हैं, मगर उनमें ज़रा भी गुरूर और तकब्बुर नहीं है। ऐसे रिश्ते चिराग लेकर भी ढूंढे तो मिलते नहीं हैं। तुम्हारी क्या राय है? तुम सोचकर बता देना। भाई ने मेरे पास बैठते हुए मुझे सारी तफसील से आगाह किया, और फिर सबसे आखिर में मेरी मर्जी भी जाननी चाहिए। मुझे खुशी हुई थी कि मेरे भाई को मेरा इतना ख्याल है। वो चाहते तो वो मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी कहीं भी करवा सकते थे। उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था, मगर उन्होंने मेरी राय जानने को ज़रूरी समझा। मेरे लिए तो यही बात बहुत थी। मेरी आंखों में नमी आ गई थी। भाई उठकर चले गए थे। उन्होंने मुझे सोचने का वक्त दिया। मैं बैठी अपनी किस्मत पर रश कर रही थी। कभी तभी दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैंने सर उठाकर देखा तो भाभी ने फौरन ही दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे कहने लगी कि मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूं। मैंने भाभी को साफ साफ बता दिया था कि मैं इस रिश्ते से कभी भी इनकार नहीं करूंगी। मेरे भाई को मुझ पर बहुत मान है और मैं उसके मान को टूटने नहीं दे सकती। भाई भी ने मुझे अब्दुल्ला का ताना दिया, प्लीज़ आप उसे भूल जाएं भाभी, एक ख्वाब समझकर, या फिर यूँ समझें कि वो वक्त कभी हमारी ज़िंदगी में आया ही नहीं।
मैं भी भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाएं, मैंने भाभी से कहा। अरे ऐसे कैसे भूल गई तुम उसे? तुम्हारी पहली मोहब्बत था वो, और पहली मोहब्बत भुलाने में तो सालों बीत जाते हैं, भाभी ने मुझसे कहा और कमरे से बाहर निकल गई। पीछे मैं फूट फूट कर रो रही थी। सही तो कह रही थी भाभी कि पहली मोहब्बत भुलाने में तो सारी जिंदगी बीत जाती है। मैं वक्ती तौर पर तो उसे भूल जाती, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं न कहीं से आकर मेरी समातों में रस घोल देती थी, जिससे मुझे फिर से वो याद आता था। भाभी ने बहुत कोशिश की थी कि मेरा भी रिश्ता वहाँ ना हो, क्योंकि वो लोग काफ़ी अमीर थे। मैं वहाँ बहुत खुश रहती, लेकिन भाभी ने न जाने क्यों अल्लाह वास्ते का वैर पा रखा था। वो नहीं चाहती थी कि मैं खुश रहूँ, इसीलिए वो रिश्ते से इनकार करवाना चाहती थी। मगर उनकी कोशिशों के बावजूद भाई ने उन लोगों को जवाब दे दिया था। कुछ दिनों बाद भाई ने मेरी और वलीद की मंगनी करवा दी थी। इसी रस्म में बहुत थोड़े लोग शरीक थे, क्योंकि 1 महीने बाद शादी था, तो सबको शादी पर ही इनवाइट किया गया था। दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। लड़के वालों की तरफ से तो खूब जोरों शोर से चल रही थी तैयारियां, लेकिन हमारी तरफ का काम थोड़ा ठंडा ही था, क्योंकि हमारी तरफ ज़्यादा शोर गुल करने वाला तो कोई था ही नहीं। गिनती के जो कज़न थे, उनमें से लड़के भाई के साथ इंतज़ाम देख रहे थे, और जो लड़कियां थी वो भी मसरूफ थी। हालांकि जिस रोज वो हमारे घर आकर पहुंची थी, उस रोज उन सब ने प्लान बनाया था कि अब शादी तक वो खूब हल्ला गुल्ला करेंगी और रोज ढोलकी रखेंगी। लेकिन न जाने कैसे उनके ये ख्यालात भाभी तक पहुंच गए। फिर भाभी ने जिस प्लानिंग से उनके ये ख्यालात पर पानी फेरा, वो वाकई दाद के काबिल थे। उस रोज़ वो सारी ढोलकी लेकर बैठी थी कि तभी भाभी वहाँ पहुँची थी। लाइबा, मरियम, तानिया, तुम तीनों को मेरे साथ बाजार जाना है। यूँ तो मुझे शॉपिंग का काफ़ी तजुर्बा है, किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शादी ब्याह का मामला है, ऐसे में मैं अकेली कहाँ कहाँ मारी फिरती रहूँगी। तुम तीनों साथ होगी तो मुझे आसानी होगी, और बाकी लड़कियों, तुम सबको घर और मेहमानों को देखना होगा। भाभी ने सबको ही मुखातिब किया था और लड़कियों को अपने साथ लेकर चली गई थी। पीछे मैं अकेली बैठी रह गई थी। फिर शादी के दिन आने तक ऐसे ही होता रहा। भाभी नाश्ते के फौरन बाद लड़कियों को लेकर घर से निकल जाती थी। जिन लड़कियों को वो अपने साथ लेकर जाती थी, अब वो थक चुकी थी। वो कहती थी कि भाभी पूरा दिन फजूल में फिरती हैं, चंद एक चीज़ें खरीदती हैं और फिर विंडो शॉपिंग स्टार्ट हो जाती थी, और फिर शाम में जाकर कुछ चीज़ें लेती थी। पीछे अपनी कज़नों के साथ साथ मैं भी किचन में घुसी रहती थी। मुझे भी सर खुजाने की फुर्सत नहीं थी। मेहमानों की आमद हफ्ता पहले ही शुरू हो गई थी, जिनमें भाभी के मायके वाले सर फहरिस्त थे, और फिर रही की कसर मेरी 2 फूफियों के खानदान ने कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी पागल खाने में आ गई हूँ। ना नींद पूरी हो रही थी और ना खुराक। पका पका कर जब खाने का वक्त आता था तो हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं था। खैर अल्लाह अल्लाह करके शादी का दिन आन पहुंचा था। मैं भी सुकून में थी कि चलो अब इस पागल खाने से जान छूट जाएगी और कुछ दिन सुकून के नसीब हो जाएंगे। लेकिन भाभी के होते हुए ऐसा कैसे मुमकिन था कि मुझे सुकून के दिन नसीब हो जाए? न जाने मैंने भाभी के लिए ऐसा क्या बिगाड़ा था कि वो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मैं पार्लर जाने के लिए तैयार खड़ी थी जब भाभी आई। मैंने कहा, भाभी मैं पार्लर जा रही हूँ, तो तुम्हें पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। शानज़े ने पार्लर का कोर्स किया हुआ है, वो तुम्हें घर पर ही तैयार कर देगी। भाभी ने मुझे कहकर अपनी बहन शानज़े को बुला लिया, जिसने मुझे घर पर ही तैयार कर दिया था। बारात आ गई थी और कुछ ही देर में निकाह की रस्म होने वाली थी कि जब भी भाभी अपना फ़ोन कान के साथ लगाए स्टेज पर आई। उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी और वो सख्त परेशान दिखाई दे रही थी। क्या हुआ भाभी, सब खैरियत है? मैंने घबराते हुए पूछा। भाभी का चेहरा भी ऐसा हो रहा था कि सब एकदम भाभी की तरफ मुतवज्जो हो गए थे। भाभी कहने लगी, तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। भाभी ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे बोला था। इससे पहले वो मुझे लेकर साइड पर होती, भाई और वलीद भी उठकर खड़े हो गए। क्या बात है तैयबा, यहाँ पर बताओ, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? भाई ने भाभी से पूछा तो भाभी ने मेरी तरफ देखा। वो अब्दुल्ला ने खुदकुशी कर लिया। भाभी के अल्फाज से या कोई पिघला हुआ शीशा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली हो। मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू बहने लगे थे। मैं किसी हारी हुई
जुआरी की तरह सोफे पर बैठ गई। कौन है ये अब्दुल्ला, क्या माजरा है? तैयबा, मुझे पूरी बात बताओ। भाई मेरी हालत देखकर कहने लगे, वो रूबी का आशिक था। भाभी ने गोया मेरे ताबूत में एक आखिरी कील भी ठोक दिया था। हर तरफ सरगोशियां होने लगी। लोग एक दूसरे के कान में खुसर पुसर करने लगे। वो लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे और मेरी तरफ यूं देख रहे थे जैसे मैंने न जाने कौन सा जुर्म कर दिया हो। तैयबा, तुम होश में तो हो? ये तुम क्या कह रही हो? भाई ने भाभी को पकड़कर झिंझोड़ा था। मैं ठीक कह रही हूँ यासिर, अब्दुल्ला और रूबी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। इनका चक्कर बहुत पहले से चल रहा था। मैंने आपको बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर दफ़ा ही रूबी ने मुझे मना कर दिया और मुझे साथ की कसम देकर रोक देती थी कि आपको कुछ भी ना बताऊं। भाभी ने रोते रोते ड्रामा शुरू कर दिया था और मैं अपना रोना भूलकर हैरान परेशान भाभी को ही देखे जा रही थी कि आखिर भाभी ये सब क्या कह रही हैं और क्यों कर रही हैं। ये सब क्या है रूबी? भाई ने मेरी तरफ जोर से गुस्से से दहाड़ कर बोले, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैंने कमज़ोर सी दुहाई दी। चुप, एकदम चुप, मुझे कोई झूठ नहीं सुनना। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि कोई भी ऐसा वैसा काम मत करना। भाई मुझ पर चिल्लाए थे, मौलवी साहब आप निकाह शुरू करें, मैं जल्द से जल्द इसे यहाँ से रुखसत करना चाहता हूँ। भाई फिर से मौलवी साहब से मुखातिब हुए थे, रुबीना सुहेल वल्द सुहेल अहमद का निकाह, वलीद अनवर वल्द अनवर। मौलवी साहब ने बस इतना ही कहा था कि उस तरफ से वलीद के वालिद उठ खड़े हुए थे। उन्होंने मौलवी साहब की बात बीच में ही काट दी। कहा, रुक जाए मौलवी साहब, आप जा सकते हैं, यहाँ कोई निकाह नहीं होगा। वलीद के वालिद ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं चाचा, ऐसे कैसे हो सकता है? भाई वलीद के वालिद की तरफ बढ़े थे, ऐसा ही होगा। आप लोग क्या सोच रहे थे कि बदनामी का तोग अपने गले से उतार कर हमारे गले में पहना देंगे और हम चुपचाप इसे सर का ताज बनाकर ले जाएंगे? नहीं जनाब, ऐसा नहीं हो सकता। हम ये निकाह नहीं होने देंगे और ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। आपकी बहन के न जाने कितने लोगों के साथ ताल्लुक हैं, ना जाने कहाँ कहाँ इसके चक्कर चल रहे होंगे। हम तो इसे नहीं बिहाएंगे। आप किसी और को बेवकूफ़ बनाना, शुक्र है कि वक्त रहते सारी सच्चाई हमारे सामने आ गई और हमारी जान छूट गई। ये जहर उगलती जबान वलीद की वालदा थी, जो जब से रिश्ता शुरू हुआ था तब से मुझ पे प्यार और इज्जत निसार कर रही थी, और अब कैसे गिरगिट की तरह उसने रंग बदला था। मैं तो हैरान रह गई थी। वो लोग बारात लेकर वापस जा रहे थे। भाई उनके पीछे पीछे ही थे और उनको रोक रहे थे कि वो लोग ऐसा नहीं करें, बारात वापस लेकर नहीं जाएं। लेकिन उनकी किसी ने ना सुनी और बारात वापस लौट गई। तुम बगैरत लड़की, मैंने तुम्हें कहा था ना, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे सर में खाक डाल दी, मेरी बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में डाल दी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। भाई गुस्से से गरज कर मेरी तरफ लपके। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ों से बारिश कर दी और मुझे घसीट कर स्टेज से उतार कर घर के बाहर फेंक दिया। मुझे घर से बाहर फेंक कर भाई गेट की कुंडी लगाकर अंदर ही चले गए थे और मेरे मुंह पर दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद किया। मैं रोती पीटती रही, दरवाज़ा बजा बजा कर मेरे हाथ थक गए, लेकिन मेरी किसी ने ना सुनी। थक हार कर मैं एक तरफ चल पड़ी। मुझे उस सिम का कोई अता पता नहीं था। मैं मुसलसल रोई जा रही थी। एक मस्जिद के सामने रुक कर मुझे अचानक अजान की आवाज़ सुनाई दी, तो मुझे इर्द गिर्द का होश आया था। मैंने नज़रें उठाकर देखा तो मैं अपने घर से 2-3 मोहल्ले छोड़कर एक दूसरे मोहल्ले में आ गई थी। मैं वहीं मस्जिद के सामने बैठ गई और रो रो कर अल्लाह से दुआ करने लगी, या अल्लाह मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ बहुत गलत किया भाभी ने। मुझे जब तक भाभी की समझ आई, अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काश कि उस वक्त मैं भाभी को अपना हमदर्द समझकर उसे सब कुछ ना बताती, तो आज मैं इस हालत में ना होती। भाभी ने कैसे छोटी सी बात को इतना बड़ी बात बना दिया। मैंने सोच लिया था कि भाभी को कभी माफ नहीं करूंगी मैं। ये सब कुछ जो हुआ था वो भाभी की वजह से ही तो हुआ था। उन्होंने मुझ पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया, मुझे रुसवा किया। मैं अल्लाह से दुआ करने लगी कि मुझे भी इंसाफ चाहिए। मुझे वहाँ बैठे काफ़ी वक्त गुजर गया था। नमाजी आकर नमाज पढ़कर वापस जा चुके थे। तभी मस्जिद के मौलवी साहब आए और कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठी हो?
मौलवी साहब ने मेरे पास आते हुए पूछा। उनका लहजा इस कदर नर्म था कि मैं उन्हें सब बताती चली गई, जो जो मेरे साथ हुआ। मौलवी साहब ने मुझे कहा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, तुम परेशान मत हो। आज से तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर में रहोगे। फिर वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। मैं जो ही घर में दाखिल हुई, अल्लाह का मौजज़ा देखकर मैं उसी वक्त सजदे में गिर पड़ी। इस घर में वही मीठी और सहरज़दा आवाज़ में तिलावत की जा रही थी। मैं जाने कितनी ही देर सजदे में पड़ी थी। तब तक अनाया भी वहाँ आ गई। मुझे देखकर वो भी हैरान हो गई। मैंने उसे भी सब बताया और फिर मौलवी साहब के हाथों खूबसूरत आवाज़ वाले मालिक को निकाह का पैगाम भिजवाया, जिसे कबूल कर लिया गया था। यूं उसी मस्जिद में ले जाकर मौलवी साहब ने मेरा और अब्दुल्ला का निकाह पढ़वा दिया था। अब्दुल्ला एक इज्जत वाला इंसान था। उसकी वजह से हर कोई मुझे इज्जत की निगाह से देखते थे और मुझे अदब से मुखातिब करते थे। भाई के घर अगर मैं बेइज्जत हुई थी तो अल्लाह मियाँ ने मुझे दुगनी इज्जत अदा की थी, जिसका मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना कम था। मैं अब्दुल्ला के साथ बहुत खुश हूँ और वो बहुत नेक और ईमानदार इंसान है। अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।